हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी एनसीईआरटी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, मूत्र निर्माण, वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों के कार्य, उसके अलावा निस्संयंत्र का सांद्रण करने की जो क्रियाविधि है उसके बारे में, और वृक्क क्रियाओं का नियमन, और उसके अलावा मूत्रण और उत्सर्जन में अन्य अंग जो है उनकी भूमिका, और लास्ट में जो है हम वृक्क की विकृतियाँ यानी डिसऑर्डर्स ऑफ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सबको पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं उनको एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी से। एनिमल्स जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं अपनी बॉडी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट आयंस को भी। हम ये सब जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये जो है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारे शरीर में उनकी वजह से ये बनते हैं। इन सब को जो है हम अपनी बॉडी में रख नहीं सकते, क्योंकि ये जो है वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। तो इनका जो है वो या तो पूर्णतया या फिर आंशिक रूप से जो है वो निष्कासन आवश्यक होता है। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग तरह से जो है ये फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका उत्सर्जन होता है। जैसे कि मछलियाँ हैं और वेस्ट उनमें बनता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की हैबिटेट में रह रहे हैं। यहाँ पे जो है अमोनिया का उत्सर्जन होता है उन जैसे कि जो मछलियाँ हैं और जो एम्फीबियंस होते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस, उसके अलावा एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो हैं, जो पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं, उन वो सब जो है क्या अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसे जो है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया। और ऐसे जो प्राणी हैं वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक, यानी अमोनिया उत्सर्जी जीव जो है वो उनको हम कहते हैं। उसके अलावा जो स्थलीय आवास पर रहते तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, इनका उत्सर्जन करते हैं। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं जो स्थल पर रहते हैं, जैसे जो स्तनधारी है और कई स्थलीय उभयचर प्राणी है और समुद्री मछलियाँ जो है वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यानी ये मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। तो उनको हम कहते हैं यूरियोत्सर्जी यानी यूरियोटेलिक। और जो चिड़िया वगैरह है, जैसे रेप्टाइल्स है, चिड़िया है, ये क्या करते हैं क्योंकि इनकी कंडीशंस ऐसी होती है कि इनको ज़्यादा जो है पानी अवेलेबल नहीं होता, तो ये पानी को जो है स्टोर करके रखते हैं। और इस तरह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इनका, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स और कुछ जो इंसेक्ट्स हैं उनमें, तो मिनिमम वाटर लॉस जो है उसकी वजह से ये यूरिक एसिड जो है उसका उत्सर्जन करते हैं, जिसे और ऐसे जो जानवर हैं उनको हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ये है यूरिकोत्सर्जी कहलाते हैं। अब इसके लिए हमें जो है डिफरेंट ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए। सब में अलग अलग है। हमने देखा था किसी में ग्रीन ग्लैंड्स हैं, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और किडनी होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया है। ये सारे जो है उत्सर्जी अंग होते हैं जो कि अलग अलग लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाए जाते हैं, जो एनिमल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे आदिवृक्क ये है, और ज्वाला कोशिकाएँ जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थस जो चपटे कृमि हैं, जैसे कि प्लेनेरिया, उसके अलावा रोटिफेरा और कुछ एनिलीड्स और सिफेलोकॉर्डिड्स में ये पाए जाते हैं। केंचुए और अन्य एनिलीड्स में जो है नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और इन सब का एक ही काम होता है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है उनका उत्सर्जन करना, और उसके अलावा आयन द्रव्य या फिर आयनों का संतुलन जो है वो बॉडी में बनाए रखना। और हम में जो है वो पाया जाता है, किडनी पाई जाती है, और जो प्रॉन्स है, जो झींगे हैं, उनमें श्रृंगिक ग्रंथियाँ ये जो है पाई जाती है, जिन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, हरित उत्सर्जी ग्रंथियाँ। और मैल्पिगी जो नलिकाएं हैं वो तिलचट्टों और अधिकांश जो कीट हैं उनमें पाई जाती है।
सो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मानव उत्सर्जित तंत्र। तो मानव में क्या होता है कि हमें उत्सर्जित तंत्र जो है वो बनता है किडनी से। 2 जोड़ी किडनी होती है हमारे पास, 1 जोड़ी जो है मूत्र नलिका होती है, सॉरी 1 जोड़ी जो है वो मतलब 2 किडनी होती है हमारे पास, तो ये गलती से हो गया कि 2 जोड़ी। 1 जोड़ी जो है वृक्कक होते हैं और 1 ही जोड़ी है मूत्र नलिका, और 1 मूत्राशय होता है, 1 मूत्र मार्ग से बना होता है। यहाँ देखो, सो 2 जो है किडनी है हमारे पास, 2 ये मूत्रवाहिनी है और मूत्राशय और मूत्र मार्ग। सो ये इस तरह से जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। सो हमारी जो किडनी होती है वो डॉर्सली पीछे की तरफ जो है वर्टिब्रा के एकदम जो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा है उसके क्लोज जो है ये पृष्ठ सतह पर लगी रहती है। और इसकी जो लंबाई है, जो हमारी रूलर होती है, जो ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है। और इसकी चौड़ाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो मोटाई है, थिकनेस जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसका वज़न जो है लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। सो अब इसका जो सेंटर वाला अंदर वाला भाग होता है, ये यहाँ देखो, ये कॉनकेव जो है ये। सो यहाँ पे अवतल जो भाग है इसके मध्य में एक खाँच होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं। सो हाइलम से होकर जो है मूत्रनलिका, रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ जो वो प्रवेश करती हैं किडनी में। सो इसे हम तो हाइलम के अंदर जो है एक कीप आकार की संरचना होती है। यहाँ इसे अगर हम ये करेंगे सो ये जो है कीप आकार की जो संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, ये फनल शेप जो है इसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। और इसमें जो है प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कैलिक्स कहते हैं। सो वृक्कीय श्रोणी कहा जाता है कीप आकार की जो संरचना, और इसमें जो है निकलने वाले जो प्रक्षेप है उनको चषक या फिर कैलिक्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है कि ये क्या होता है, इसमें जो बाहरी सतह है वो दृढ़ और संपुष्ट होती है, और वृक्कक के 2 भाग होते हैं, बाहरी वल्लकुट कॉर्टेक्स और अंदर वाला जो है वो मेड्यूला होता है। यहाँ देखो, ये एक डायग्राम दे रखा है किडनी का। सो ये बाहर वाला जो ये पार्ट है ये है वल्लकुट, और ये अंदर वाला जो पार्ट है ये होता है इसका मेड्यूला। और इनके बीच में जो ये खाँच जो सी पाई जाती है, जो कैविटी जैसी, इसे हम बर्टिनी स्तंभ कहते हैं या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो है ये रीनल कॉलम होता है। अब हर एक किडनी में जो है 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये कॉलम ऑफ बर्टिनी हो गया, जिन्हें हम रक्काणु कहते हैं यानी नेफ्रॉन कहते हैं। ये 10 लाख जटिल जो है नलिका संरचनाएं पाई जाती है हर एक किडनी में। तो 2 किडनी है हमारे पास। सो ये जो है नेफ्रॉन जो है ये इसकी फंक्शनल यूनिट होती है, और हर एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, और दूसरा होता है वृक्कनलिकाएं। सो जो गुच्छ है, जो ग्लोमेरुलस है, उसमें क्या होता है, इसमें धमनी जो अभिवाही धमनियाँ हैं वो उनसे ये बनी होती है। उनकी जो है केशिकाओं का एक गुच्छा होता है, और यहाँ पे ये क्या करता है कि जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस से जो इफरेंट आर्टीरियोल जो है वो लेके जाता है, यानी रक्त अपवाही धमनी का जो है यहाँ से ग्लोमेरुलस से रक्त लेके जाती है। अब रीनल ट्यूब्यूल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये है हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और इसके अंदर जो ये गुच्छा है ये होता है ग्लोमेरुलस या फिर केशिका गुच्छा, ये बोमेन संपुट। और इसमें इससे निकलती है ये अपवाही धमनिका जो कि ब्लड लेके जाती है, और ये यहाँ पे जाके वासा रेक्टा बनाती है। ये जो है फर्दर बोमेन कैप्सूल जो है वो आगे जाता है और ट्यूब्यूल बनाता है, क्योंकि 2 पार्ट है नेफ्रॉन के, एक बोमेन कैप्सूल वाला और दूसरा जो ट्यूब्यूल वाला। तो ये समीपस्थ समालित नलिका बनाती है, और उसके आगे ये जो है हेनले के लूप बनाती है। ये
जो है इसकी आरोही भुजा है और ये इसकी अवरोही भुजा है, और फिर ये आगे जाके दूरस्थ समालित नलिका बनाती है और फिर यहाँ पे संग्रह नलिका। सो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर आता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो है काम होते हैं इसमें। सो जो वृक्क की जो नलिका दोहरी झिल्ली युक्त जो प्यालेनुमा बोमेन संपुट से ये प्रारंभ होती है। इसके भीतर जो एक गुच्छ होता है जिसे हम, और ये दोनों मिल के, जो गुच्छ और जो बोमेन संपुट है, ये मिल के क्या बनाते हैं, मैल्पीजी काय बनाते हैं, या फिर वृक्क कणिका जो है कॉर्पसल बनाते हैं। अब बोमन संपुट से एक जो है उसके पास में जो है बहुत अतिकुंडलित समीपस्थ संवलित नलिका जो पीसीटी है वो प्रारंभ होती है जस्ट बोमन कैप्सूल के नीचे से ही, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और एक हेयर पिन शेप की हमने देखी थी हेनले लूप थी, जो कि दूसरा इसका पार्ट बनाती है। जो ट्यूब्यूल है उसका हेनले लूप है। इसमें आरोही और अवरोही भुजा होती है, और आरोही भुजा एक और जो है अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसे बनाती है। अब डीसीटी में जो है क्या होता है कि बहुत सारे जो वृक्काणु है वो खुलते हैं वहाँ पे, एक सीधी संग्रह नलिका में जाके ये खुलते हैं, और यहाँ पे ये ओपन होते हैं इनटू रीनल पेल्विस, जो हमने देखा था उसमें, थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिक्स। तो ये जो मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई ये वृक्कीय श्रोण में जाके खुल जाते हैं, जो ये संग्रह नलिकाएं हैं ये मिलकर, और वहाँ से जो है यूरिन बाहर आ जाता है। सो वृक्काणुओं की जो वृक्क कणिका और समीपस्थ संवलित नलिका और दूरस्थ संवलित नलिका ये आदि जो है वृक्क के वल्लकुट भाग में होते हैं, और जबकि हेनले लूप जो है वो मध्यांश में स्थित होता है। इसके जो मेड्यूला है वहाँ पे हेनले लूप होता है। तो ये भी जो है हेनले लूप वाला जो मेड्यूला है वो क्या होता है कि लंबा होता है, और उसमें जो डीपली जो है जाता है हेनले लूप में। तो इसको हम जो है जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं। और जबकि अधिकांश जो वृक्काणु हैं उनके हेनले लूप बहुत छोटे हैं, और मध्यांश में जो है ये बहुत कम धंसे होते हैं। तो इनको जो है हम क्या कहते हैं, वल्लकुटीय वृक्क कहते हैं। लेकिन जो मध्यांश में धंसे होते हैं वो लंबे होते हैं, और उनको हम मध्यांश वृक्काणु या जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से जो इफ्रेंट आर्टीरियोल है, जो अपवाही धमनिका है, वो निकल रही है ग्लोमेरुलस से, और यहाँ पे एक फाइन नेटवर्क बनाती है, जालिका जो है बनाती है वृक्कीय जालिका के चारों ओर जो सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे हम परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। और इससे जो है निकलने वाला एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए यू शेप में जो है ये वासा रेक्टा बनाती है। और वासा रेक्टा जो है वो या तो अनुपस्थित होती है या फिर अत्यधिक हासित होती है। जो कूटकीय वल्लकुटीय जो कॉर्टेक्स वाले नेफ्रॉन है उनमें ये हाईली रिड्यूस या फिर एब्सेंट होती है। ठीक है, अब मूत्र निर्माण कैसे होगा, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें 3 जो है स्टेप्स होते हैं। पहला है गुच्छे निस्यंद, फिर है पुनः अवशोषण, फिर है श्रवण। यहाँ पे क्या होता है कि पहले चरण में जो कोशिका गुच्छ है उसके द्वारा जो रक्त है उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर गुच्छीय निस्यंद कहते हैं। और उसके मतलब 1 मिनट में जो है ये औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर जो है ब्लड को फिल्टर करेगी किडनी हमारी 1 मिनट में। जो कि जो वेंट्रिकल है हमारा उस जो ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पार्ट होता है ये 1 मिनट में। ठीक है, फिर उसके बाद जो गुच्छिका कोशिका का जो है रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में जो है निस्यंदन करता है। पहली परत जो है वो है गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, फिर है बोमन संपुट की उपकला, और इन दोनों के बीच में जो है एक आधारीय झिल्ली पाई जाती है। तो इन तीनों से जो है फिल्टर होता है, यानी 3 जो लेवल में फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बोमन संपुट की उपकला कोशिकाएं हैं पदाणु या फिर इनको पोडोसाइट्स कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार की जो है संरचना होती है जिसमें कुछ छोटे छोटे जो है अवकाश बीच में रह जाता है। लेकिन इनको जो है हम क्या कहते हैं, निस्यंद खांच या फिर जो खांच छिद्र या स्लिट पोर कहते हैं। अब ये जो है रुधिर जो है इन झिल्लियों से इतनी अच्छी तरह से छन जाता है कि इसमें जो है सिर्फ प्रोटीन के अलावा जो है बाकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जो बोमन कैप्सूल की जो ल्यूमन है वहाँ पे चला जाता है।
सो प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर जो है संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। सो इसे हम क्या कहते हैं, परा निस्पंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। सो हर 1 मिनट में जो है निस्संदित की गई मात्रा जो है उसे हम क्या कहते हैं, गुच्छे निस्संदन दर, GFR जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ये जो है 180 लीटर होती है पर डे, यानी एक दिन में जो है हम 180 लीटर जो है हमारी फिल्ट्रेशन होती है, और 1 मिनट में जो है 125 मिलीलीटर होती है। अब हमने जो है फ़िल्टर तो किया 180 लीटर, लेकिन हम जो है रिलीज़ करते हैं सिर्फ 1.5 लीटर ही यूरिन में। सो ये हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो ये जो गुच्छ निस्संदन की दर है, इसकी जो नियमन की जो क्रिया है वो वृक्कों द्वारा ही जो है निर्धारित उनमें ही जो है इसकी रेगुलेशन की मैकेनिज़्म होती है, इनबिल्ट मैकेनिज़्म है इसकी ये। सो गुच्छी आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है, और इसमें जो है विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही और अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ सम्मिलित नलिका को केशिकाओं के रूपांतरण से ये बनते हैं। सो जो गुच्छ निस्संदन दर है उसमें गिरावट जो है ये गुच्छ केशिकाओं से जो है वो इनको पता चल जाता है, और फिर ये रेनिन जो है उसका श्रावण करती है। एक रेनिन जो है हमारे स्टमक में भी रिलीज़ होता है। सो वो किस लिए रिलीज़ होता है ये बताएंगे, अगर किसी को बताना हो तो कमेंट सेक्शन में। सो इसके श्रावण से क्या होता है, ये सक्रिय करती है, जो फिल्ट्रेशन है वो वापस जो है वो बढ़ जाता है, वृक्कीय रुधिर का प्रवाह जो है वो बढ़ जाता है, और इसे गुच्छ निस्संदन दर को जो है पुनः सामान्य कर देती है। यानी अगर जो GFR रेट है ना वो कम हो जाए तो ये एक्टिवेट कर देता है JG सेल्स को, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है उनको, फिर वो रिलीज़ करता है रेनिन को, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, जिससे GFR जो है वो वापस नॉर्मल हो जाती है। सो अब हमने जो है 180 लीटर जो है वो फ़िल्टर किया, लेकिन हम 1.5 लीटर ही जो है वो उत्सर्जन करते हैं, मूत्र उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ क्या है कि 99% जो है ये फिल्ट्रेट मटेरियल जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, उसका पुनः अवशोषण हो जाता है यहाँ पे। सो इसमें क्या है कि जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम आयन ये सक्रिय रूप से ही जो है वो वापस इनका पुनरावशोषण कर लिया जाता है, और जबकि जो नाइट्रोजनी पदार्थ है उनका निष्क्रिय रूप से अवशोषण होता है। तो 2 प्रकार से यहाँ पे अवशोषण हो रहा है, एक सक्रिय रूप से और एक निष्क्रिय रूप से। सो अब जो और उसके अलावा जो पानी है उसका तो जो रक्ताणु है उनके प्रारंभिक भाग में जो है पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, और मूत्र निर्माण के दौरान जो नलिकाकार कोशिकाएं हैं वो निस्संदेह में हाइड्रोजन और जो पोटेशियम आयन है और अमोनिया है उनको, उन जैसे पदार्थों को ये स्रावित करती हैं। सो अब जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में, और उसके अलावा ये मेंटेन करता है आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस जो है बॉडी फ्लूइड का, क्योंकि ये जो है शरीर का तरल आयनी और अम्ल क्षार संतुलन जो है वो बनाए रखता है हमारी बॉडी में। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे ये वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भागों का कार्य, और आगे के जो डिसऑर्डर्स वगैरह है सब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, घर में ही रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।